ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीन तो आपको याद ही है, जहाँ पर कालीन भैया एक डायलॉग मारते हैं, फरिश्ते के रूप में शैतान भी मिल जाते हैं। उन्होंने कहा था कभी कभी फरिश्ते के रूप में शैतान भी मिल जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फरिश्ते यानी एंजल का कलर नोटिस करो, व्हाइट, राइट? अभी ये तो राइम बन गया, व्हाइट एंड राइट। एनीवेज, और जरा शैतान यानी डेविल का कलर नोटिस करो, जो ऑफ कोर्स ब्लैक है। तो इससे एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखो जो कालीन भैया थे उन्होंने एपिसोड 1 to 9 व्हाइट कलर का ड्रेस पहना था, मतलब एपिसोड 1 to 9 वो शरद के लिए एक एंजल थे, और एपिसोड 10 में उन्होंने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था, जो कि ये रिसेंबल कर रहा था कि एपिसोड 10 में कालीन भैया शरद के लिए एक डेविल थे जो उसके जान का प्यासा है। और ये डिटेल भाई लिटरली अमेजिंग था। ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे डिटेल्स और फैक्ट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, और ये भी जानेंगे कि अमेज़न प्राइम वाले कौन सा गांजा फूक के मिर्जापुर सीजन 1 को जानबूझकर लीक करवा दिया था, और ये भी जानेंगे कि कैसे ये वेब सीरीज बैन होते होते बच गया। सो स्टे ट्यून्ड। सो हे गाइस, माय नेम इज देवा और मैं मूवीज और वेब सीरीज को डिकोड करता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। ओके, सो फैक्ट नंबर 1। ओके, तो सीजन 3 के एक सीन में आपने नोटिस किया होगा कि गुड्डू भैया चौराहे पे आते हैं और त्रिपाठियों का पुतला तोड़ देते हैं, और आप बैकग्राउंड में ढेर सारे जनता को नोटिस कर सकते हो जो गुड्डू भैया नारा लगा रहे होते हैं। वेल, आप ये जान के चौंक जाओगे कि ये जो जनता है ये कोई एक्ट्रेस नहीं है, ये 101% रियल जनता है जो गुड्डू भैया यानी अली फैजल को देखने आए थे, और उन लोगों ने गुड्डू भैया नारा लगा के एक्टिंग भी कर दी। और सिर्फ जनता ही नहीं, वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी। तो डायरेक्टर गुरमीत सिंह जब वहाँ पर शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें लगा था बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है इसलिए पुलिस आए हैं, लेकिन नहीं, एक्चुअली जो पुलिस आए थे वो गुड्डू भैया को देखने आए थे, उनसे मिलने आए थे। तो इससे आप समझ जाओ कि मिर्जापुर का क्रेज कितना ज्यादा है। और इस चीज के बारे में डायरेक्टर गुरमीत सिंह ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, बीच चौराहे में मूर्ति तोड़ रहा है, बहुत सारे लोग एक्चुअल उस जगह के हैं, वो हमारे साथ थे, मतलब वो लिटरली आके उन्होंने एक्टिंग घेरा बनाया और उन्होंने नारे भी लगाए। उसी शूट के दौरान आपको याद होगा कि सडनली बहुत सारी पुलिस भी आई, तो पता चला वो पूरी रेजिमेंट गुड्डू भैया से मिलने आई थी क्योंकि फैंस थे। फैक्ट नंबर 2। ओके, तो मिर्जापुर में आपने देखा है कि कालीन भैया और लाला अफीम की व्यापार करते हैं और कालीन भैया कालीन की भी व्यापार करते हैं। तो जो रियल लाइफ में जो मिर्जापुर है वो एक्चुअली कारपेट यानी कालीन इंडस्ट्री के वजह से ही फेमस है, बट अफीम का व्यापार रियल लाइफ में मिर्जापुर में नहीं होता। और आप ये जान के चौंक जाओगे कि इस वेब सीरीज की स्टोरी अराउंड मिर्जापुर घूमती है, बट ये वेब सीरीज एक्चुअली मिर्जापुर में शूट ही नहीं हुआ है, बट सिर्फ 5-6%, क्योंकि मिर्जापुर के लोग इस सीरीज से खुश नहीं है, क्योंकि मिर्जापुर में इतना ज्यादा वायलेंस कभी नहीं होता, मतलब जिसको मन किया उसको ठोक दिया, ऐसा तो रियल लाइफ में नहीं होता ना। मेनली ये सीरीज मिर्जापुर को बदनाम कर रही थी, जिससे यूपी गवर्नमेंट ने इस सीरीज को बैन करने का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि ये वेब सीरीज है और यहाँ पर सभी चीजें फ्रिक्शनल होती है, तो टेंशन काहे ले रहे हो। तो मिर्जापुर में शूट नहीं हुआ, तो शूट एक्चुअली हुआ कहाँ? एक्चुअली मिर्जापुर वेब सीरीज जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी इन जगह पर शूट किया गया है। नाउ ऑन टू द नेक्स्ट फैक्ट नंबर 3। एंडी सीन में जरीना इस बस में जा रही होती है, और इस बस का नाम नोटिस करो, जो है बदगया ट्रेवल्स, और ये ट्रिब्यूट दिया गया था अपूर्वा धर बदगया को, क्योंकि वो मिर्जापुर सीजन 3 के राइटर हैं। फैक्ट नंबर 4। एंड गाइस, सीजन 3 का ये जो सीन था जहाँ पर माधुरी कालीन भैया से मिलने आती है, वेल तब आप बैकग्राउंड में एक वाटरफॉल को नोटिस कर सकते हो। वेल, इस वाटरफॉल का नाम है चुनाधारी वाटरफॉल, और रियल लाइफ में जो मिर्जापुर है ये उसका मोस्ट फेमस वाटरफॉल है। एंड गाइस, आप देख सकते हो कि इस वाटरफॉल को गूगल मैप में 4.5 स्टार की रेटिंग मिली है, जो कि काफी बढ़िया है। एंड गाइस, आपको कालीन भैया का ये आइकॉनिक डायलॉग याद ही होगा, जहाँ पर वो बोलते हैं, एकदम चुप, विशुद्ध चुतिया लड़के हो तुम। वेल गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये डायलॉग एक्चुअली स्क्रिप्ट में नहीं था, इसको तो उन्होंने बस ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन डायरेक्टर को ये चीज काफी अच्छा लगा और उन्होंने इसे रहने दी। और फैक्ट नंबर 11 आपको हिला के रख देगी, तो उसे तो बिल्कुल भी मिस मत करना। फैक्ट नंबर 5। नाउ टॉकिंग अबाउट माय फेवरेट कैरेक्टर कालीन भैया AKA पंकज त्रिपाठी। तो सीजन 3 का क्रेज इतना ज्यादा था कि जब पंकज जी एयरपोर्ट पे अपना सिक्योरिटी चेकिंग करवा रहे थे, तो वहाँ का जो गार्ड था जो उनकी चेकिंग कर रहा था और पंकज सर से पूछ रहा था कि सर प्लीज बता दो सीजन 3 कब आएगा। और लिटरली ये चीज उनके साथ एक बार नहीं 10 बार हो चुकी है, और इस चीज के बारे में उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में रिवील किया था। तो मेरे वो ऐसा स्कैन करते हुए जो नौजवान कर रहे हैं उन्होंने ही पूछ डाला, और हम उसे मैं उत्तर भी दे रहे हैं कि हाँ आ जाएगा। ये 10 बार हुआ है कम से कम। वेल, नॉट ओनली दैट, ऐसा सेम शरद शुक्ला के साथ भी हुआ था।
आई मीन अंजुम के साथ भी हुआ था, बट क्वेश्चन डिफरेंट था। वो गार्डन से पूछा था कि सर आप कालीन भैया को कहाँ ले गए और उनके साथ क्या कर रहे हो। ऐसे ही एक बार मेरे साथ भी हुआ था, बस मेरे साथ उनका सवाल ये था ऐसे करते करते, और मुझे ऐसे उसने देखा यूँ और बोला सर कहाँ ले गए कालीन भैया को। लिटरली भाई ये चीज काफी क्रेजी है। मतलब आप क्रेज देखो सीजन 3 का, मतलब लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड थे। डिटेल नंबर 6। और हाँ, ये जो त्रिपाठी कोठी था ये एक्चुअली मिर्जापुर में है ही नहीं। लगाना झटका वेल मुझको भी। ये त्रिपाठी कोठी एक्चुअली अजमत घर पैलेस है जो वाराणसी में है। वाराणसी नहीं, वाराणसी। और इस चीज को मैंने कल के वीडियो में गलत बोल दिया था, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और ये जो अजमत घर पैलेस है इसको राजा मोतीचंद ने बनाया था 1904 से 1908 के बीच में। फैक्ट नंबर था, आई मीन फैक्ट नंबर 7। एंड गाइस, ये शायद आपने नोटिस किया होगा कि इस सीरीज में एक बड़ा लफड़ा दूल्हे को मारने के बाद ही क्रिएट होता है। स्टार्टिंग में मुन्ना भैया ने इस दूल्हे को मारा था, बैंड बज गया और फिर ये लफड़ा क्रिएट हो गया था। लेकिन सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में मुन्ना भैया ने इस दूल्हे को मारा था जो कि शबनम का हस्बैंड होने वाला था। एनीवेज, तो इस दूल्हे को मारने के बाद ये सबसे बड़ा लफड़ा क्रिएट हो गया था। तो नोटिस नहीं किया था तो प्लीज यार एक लाइक तो बनता है प्लीज। फैक्ट नंबर 8। ओके, तो सीजन 1 में एक सीन में जहाँ पर जब गोलू इलेक्शन के लिए भाषण दे रही थी तब एक टोमेटो आके उसे हिट करती है। वेल, मैं आपको बता दूं ये टमाटर एक्चुअली स्क्रिप्ट में नहीं था। मतलब गोलू को बताया नहीं गया था कि एक टमाटर तुम्हें हिट करेगी। लेकिन जो भी हो, इस चीज की वजह से डायरेक्टर को गोलू का एक रियलिस्टिक और नेचुरल रिएक्शन मिल गया था। फैक्ट नंबर 9। एंड गाइस, आपने दद्दा या त्यागी के मुंह से एसिड काफी बार सुना होगा, क्योंकि वो लोग लोगों को एसिड से जलाकर मारते हैं। और जब गोलू का ये फेक लाश मिला था तो तब आप नोटिस कर सकते हो कि उसकी बॉडी को एसिड से जलाकर मारा गया था। और ये तो त्यागियों की स्पेशलिटी है। फैक्ट नंबर 10। एंड गाइस, मिर्जापुर में आपने अफीम को जरूर नोटिस किया है। वैसे 2 टाइप के अफीम इस सीरीज में यूज किए गए थे। दिखाने और बेचने के लिए जो अफीम था वो डार्क क्ले से बनाया गया था, और जहाँ पर एक्टर्स अफीम को टेस्ट कर रहे थे उस अफीम को डार्क चॉकलेट और मिल्क से बनाया गया था। अरे यार एडिटर, ये क्या दिखाते हो यार, ढंग का क्लिप तो दिखाओ। एनीवेज, तो वो डार्क चॉकलेट और मिल्क से बनाया गया था जिस अफीम को एक्टर्स टेस्ट करते थे। फैक्ट नंबर 11। नाउ अगेन टॉकिंग अबाउट कालीन भैया एके पंकज त्रिपाठी। तो अब देखो उनका पावर। तो अगर वो नहीं होते तो इंडिया में OTT प्लेटफॉर्म नाम का कोई चीज नहीं होता। 2018 में जब पहली बार मिर्जापुर आया था तो उसी के वजह से OTT पूरे इंडिया में फेमस हो गया था। वेल, नॉट ओनली दैट, इंडियन OTT की इनिशियल वेब सीरीज लाइक नेटफ्लिक्स पे सीक्रेट गेम्स और हॉटस्टार का पहला इंडियन वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस और अमेजॉन प्राइम पे ऑफकोर्स मिर्जापुर। तो इन तीनों ही वेब सीरीज के इनिशियल फेज में पंकज त्रिपाठी थे। मेनली आई जस्ट वांट टू से दैट ही इज द फाउंडर ऑफ OTT प्लेटफॉर्म इन इंडिया। मतलब वो इंडिया के OTT प्लेटफॉर्म के जनक है। इनफैक्ट इंडिया में OTT की शुरुआत करने वाले फाउंडर मेंबर्स में से मैं हूँ। इधर अमेजॉन प्राइम, उधर नेटफ्लिक्स, सीक्रेट गेम, यहाँ मिर्जापुर, और हॉटस्टार का पहला इंडियन सीरीज क्रिमिनल जस्टिस। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म के पहले शुरुआती सीरीज में मैं रहा हूँ, इसीलिए मैं इंडियन OTT का जनक हूँ। मुझे सीरियसली लिया जाए। फैक्ट नंबर 12। ओके, तो मिर्जापुर सीजन 1 या 2 में आप एक कैरेक्टर को जरूर जानते हो जिसका नाम है कंपाउंडर। हाँ, वही जो कालीन भैया को मारने आया था। एनीवेज, तो उनका रियल नाम है अभिषेक बनर्जी। एंड यू कांट बिलीव कि वो इस सीरीज के कास्टिंग डायरेक्टर है, जो मतलब ऑडिशन को जज करता है कि अच्छा ऑडिशन दिया है कि नहीं और फिर इसको इस कास्ट में लेना है कि नहीं। फैक्ट नंबर 13। एंड टॉकिंग अबाउट शरद, तो सीजन 2 में आपने नोटिस किया होगा कि उनके बाल काफी छोटे थे। दरअसल उस टाइम पर वो दूसरी मूवी की शूटिंग कर रहे थे जहाँ पर उनके बाल काफी छोटे थे और वो एक पुलिस थे। और इस चीज के बारे में उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में रिवील किया था। कई दूसरे 2-3 फिल्मों के ऑडिशन दे रहा था जिसमें मैं कॉप था, तो मेरी मूंछ थी, बाल छोटे थे। मैंने कहा अरे कॉप तो मतलब। फैक्ट नंबर 14। एंड गाइस, जो मुन्ना भैया यानी दिव्येंदु है, तो शूटिंग के बाद जो शूटिंग के क्रू मेंबर होते हैं वो सभी दिव्येंदु को मुन्ना भैया कह के पुकारते थे। जलवा है हमारा। और इस सीरीज की शूटिंग स्पेशली पब्लिक वाले एरिया में हुआ था। तो जब मुन्ना भैया जीप लेके जाते हैं तो पब्लिक उन्हें मुन्ना भैया कह के पुकारती थी। और दिव्येंदु को ये चीज अच्छा भी लगता था, क्योंकि उन्होंने उस कैरेक्टर में जो इतना मेहनत किया है वो मेहनत एक्चुअली फल ला रही है। फैक्ट नंबर 15। वेल एक्चुअली ये एक फैक्ट नहीं, ये एक डिटेल है एनीवेज। और ये चीज काफी शॉकिंग था जब हमें पता चला था कि ये बड़े नहीं छोड़े था। वेल, इस चीज का हिंट हमें पहले ही मिल गया था। इस सीन में टीवी में हम डॉन मूवी के एक सीन को देख सकते हैं जहाँ पर डॉन अपनी हम शक्ल की जगह ले रहा होता है, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ छोटे ने बड़े की जगह ली है। फैक्ट नंबर 16। एंड गाइस, अगर मैं आपसे कहूँ कि शरद को आप मुन्ना भैया इमेजिन करो और मुन्ना भैया को एज ए बबलू इमेजिन करो, तो ऑफकोर्स आप नहीं कर पा रहे होंगे। एक्चुअली शरद शुक्ला यानी अंजुम एकदम पहले मुन्ना का ऑडिशन दिए थे और वो रिजेक्ट हो गए थे क्योंकि उन्होंने उस कैरेक्टर के लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया था। उनके फ्रेंड ने जस्ट बोला था कि भाई ऑडिशन दे दे, प्लीज दे दे। तो शरद यानी कि अंजुम ने दे दिया था और इसके बारे में उन्होंने खुद कहा था, तो मैंने जबरन
मुन्ना का ऑडिशन दिया। मैंने मुन्ना का ऑडिशन दिया और मतलब रैंडम कुछ भी ऑडिशन तो कर लो, क्या जाता तुम्हारा, मत लेना बाद में। एंड गाइस जो मुन्ना भैया यानी देवेंदु है वो पहले बबलू के रोल के लिए राजी हो गए थे, लेकिन जब मूवी मेकर्स उससे स्टोरी डिस्कस कर रहे थे तब उन्हें मुन्ना कैरेक्टर में काफी इंटरेस्ट लगा, इसलिए फिर उन्होंने उसे चूज किया। एंड लिटरली ही डिलीवर्स ए मास्टरपीस। मतलब मिर्जापुर इज इनकम्प्लीट विदाउट हिम। ऑल राइट, तो मिर्जापुर सीजन 3 में लोग दो कैरेक्टर से काफी ज्यादा कनेक्ट हो गए थे, पहला रॉबिन और दूसरा ये शरद। रॉबिन की बात मैं बाद में करूंगा, पहले शरद की बात करते हैं। तो ऑडियंस शरद की एक्टिंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुए हैं, मतलब जैसे वो एक्सप्रेशन देते हैं और जैसे वो वॉइस में बेस भराकर बात करते हैं। शेर चाहे जितना ही शांत हो, जंगल का राजा वही होता है। ये सब इम्प्रेसिव था क्योंकि जो शरद की पहली मूवी थी वो था स्लम डॉग मिलियनर, और उस मूवी ने ऑस्कर जीता था 2008 में। एंड यू नो कि ऑस्कर सिर्फ उसी फिल्म को मिलता है जहाँ पर गॉड लेवल की राइटिंग और जहाँ पर सभी एक्टर्स गॉड लेवल की एक्टिंग करते हैं। और जिस एक्टर की पहली मूवी को ही ऑस्कर मिला हो तो समझ जाओ कि वो किस लेवल का एक्टर होगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट शरद यानी कि अंजुम। फैक्ट नंबर 18। ओके, तो वो सीन तो आपको याद ही है जहाँ पर कालीन भैया गुड्डू को भस्मासुर कहते हैं। दरअसल भस्मासुर हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का एक डीमन है जो जिसको भी टच करता है वो भस्म हो जाता है, माने राख हो जाता है। लाइक जैसे गुड्डू, वो अपने फैमिली को खा गया, अपने खुद के बच्चे को खा गया, अपने वाइफ को खा गया, अपने बहन के पति को भी खा गया, और ताकि गुड्डू अपने आप को भी खा जाए इसीलिए बिना भाभी ने उसे ये ड्रग्स दिया था। और फिर ड्रग्स लेने के बाद वो अपने एक्चुअल डीमन वाले फॉर्म में आया था, और ड्रग्स लेने के बाद गुड्डू यहाँ पर ऐसे बैठता है। और डीमंस का रेफरेंस देने के लिए मेकर्स ने पीछे ये सिंग दिखाया जो कि नॉर्मली सभी डीमंस के होते हैं, और ये काफी नाइस डिटेल है। सीजन 3 में रॉबिन कैरेक्टर को पब्लिक से बहुत ही ज्यादा प्यार मिला, और जिसको भी उठाकर पूछो कि मिर्जापुर सीजन 3 का सबसे सैडेस्ट सीन कौन सा था, तो हो सकता है 90% से भी ज्यादा लोग उस सीन के बारे में बात करेंगे जहां पर रॉबिन मारा गया था। तो जब वेब सीरीज रिलीज से पहले इंटरव्यू हुआ था तो उस इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया था कि आप पोस्टर में क्यों नहीं हो, तो तब रॉबिन ने जवाब दिया था कि अपना काम सही से करो, जनता आपको वही प्यार दे देगी। आप पोस्टर में नहीं हो, ऐसा क्यों? पोस्टर के आने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो, बाकी जनता आपको वहीं प्यार दे देगी। और भाई लिटरली रॉबिन कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा प्यार मिला और सभी रॉबिन को बहुत मिस कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैं भी, क्योंकि ये कैरेक्टर काफी अच्छा कैरेक्टर था। और हाँ, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लिटरली 12 घंटे 13 घंटे लगते हैं, लेकिन आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा लाइक करने के लिए, तो प्लीज यार एक लाइक तो बनता है। अगर आपको सीजन 1 याद है तो वहाँ गुड्डू और बबलू भैया ने सबको फ्री में गन बांटा था। अब उन लोगों ने ऐसा इसलिए किया था ताकि फ्री में यूज करते वक्त हमें इसकी आदत पड़े और लोगों के बीच में इसका हाइप क्रिएट हो, क्योंकि ऑफकोर्स जो चीज हमें फ्री में मिलता है उसकी तारीफ हम जरूर करते हैं अगर वो अच्छा प्रोडक्ट हो तो। अब गुड्डू और बबलू ने ये टेक्निक यूज किया था और फिर गन का सेल बढ़ गया था। अब आप ये जानकर चौंक जाओगे कि जो अमेज़न प्राइम वाले हैं उन्होंने मिर्जापुर सीजन 1 को जानबूझकर लीक करवाया था। जी हाँ, उन्होंने जानबूझकर पायरेसी करवाया था ताकि लोगों के बीच में इस सीरीज का हाइप क्रिएट हो और लोगों को इस सीरीज का आदत लगे। और प्लान सक्सेसफुल, उन्होंने जो सोचा था वही हो। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि अब इस सीरीज का हाइप कितना ज्यादा है। अब मेकर्स ने सीजन 1 को जानबूझकर लीक करवाया था, इसका कुछ तो कारण होगा। वेल यस, रीजन तो है, और वो ये है कि जब इस सीरीज को कंप्लीट किया गया था तब सभी क्रिटिक्स कम्युनिटी ने इसको 5 में से 2 स्टार का रेटिंग दिया था, जो कि बहुत कम है, क्योंकि ये शायद इंडिया का पहला ऐसा एक सीरीज था जिसमें इतना ज्यादा गाली गलोच, 18+ कंटेंट्स और वायलेंस था, इसीलिए इसको इनिशियली 2 स्टार का रेटिंग मिला था। लेकिन पायरेसी यानी लीक होने के बाद मॉडर्न जनता और मीम्स कम्युनिटी ने इसको रातों रात मास्टरपीस बना दिया। और हाँ, ये जो स्ट्रेटेजी है, मतलब पहले फ्री में दो फिर पैसा वसूल करो, इस टेक्निक से मोटा भाई का जी जान से लगाव है। अगर आपने नोटिस किया है तो मोटा भाई ये सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। मतलब स्टार्टिंग में उन्होंने 4G 5G फ्री में दिया था और फिर देखो कैसे हमसे पैसा वसूल कर रहे हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखो, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच इज फ्री। मतलब इस दुनिया में कुछ भी चीज फ्री में नहीं है, आपको फ्यूचर में उसके लिए जरूर पे करना होगा। और ये लाइन शायद मिर्जापुर में भी कहा गया था, नहीं? अगेन टॉकिंग अबाउट माय फेवरेट कैरेक्टर कालीन भैया AKA पंकज त्रिपाठी, तो उन्होंने खुद का कैरेक्टर खुद ही बिल्ड किया था। मुझे नहीं, एक सेकेंड। तो जब पंकज त्रिपाठी जी को कालीन भैया का रोल ऑफर हुआ था तो वो फिर मेकर्स के पास गए थे इस कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए, और पंकज जी को पता चला कि ये कैरेक्टर काफी गाली गलोच वाला है, जिसे सुनकर ऑफकोर्स पंकज त्रिपाठी खुश नहीं थे। और फिर उन्होंने मेकर्स को समझाया कि कालीन भैया ऐसा एक कैरेक्टर है जिसको बोलना कम और करना ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर क्या, मेकर्स ने इस कैरेक्टर का रीराइट किया और 90% से भी ज्यादा गाली रिमूव कर दी। तो ये पावर है पंकज त्रिपाठी की। अगर सीजन 3 में आप गुड्डू भैया के बॉडी को नोटिस करोगे तो वो एक्चुअली पहले से पतले हो गए हैं। सीजन 1 और 2 में वो बहुत बॉडी बिल्डर थे, क्योंकि वो तब मिस्टर पूर्वांचल की तैयारी कर रहे होते हैं। और इस चीज के लिए गुड्डू पंडित यानी अली फैजल को शूटिंग से पहले एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करनी होती थी, जिसमें एक
स्ट्रिक्ट डाइट होता था जिसमें सिर्फ हाई प्रोटीन को फोकस किया जाता था और उसके लिए वो हमेशा 10-12 अंडे खाया करता था। आपने सीरीज में नोटिस किया होगा कि वो अंडा खा रहा होता है। वेल एक्चुअली ये उसके रूटीन का एक पार्ट था और 4 घंटे की जिम होती थी जिसमें उसे वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती थी जिससे उसे एक बल की बॉडी मिले। पर अब वो रूटीन सीजन 3 में नहीं है क्योंकि गुड्डू भैया सीजन 3 में मिस्टर पूर्वांचल कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऑल राइट, तो यू नो कि किसी भी सीन को शूट करने से पहले उसका एक रिहर्सल किया जाता है। बट आप ये जान के चौंक जाओगे कि सीजन 3 का जो ये सीन था जहाँ पर गुड्डू और शरद आमने सामने होते हैं, वेल उन्होंने इस सीन को फिजिकली रिहर्सल नहीं किया था। उन्होंने बस कॉल पे बात किया था कि ऐसे वैसे करना है, मैं ये बोलूंगा फिर तू ये बोलेगा और तेरे को ये करना है फिर मैं ये करूंगा। और इसके बारे में शरद यानी अंजुम ने एक इंटरव्यू में कहा था। सीजन 3 में हम एक सीन शूट कर रहे थे जिसमें मैं और अली थे। तो अली जो सीन है उसी पे पहली बार मिलते हैं सीजन 3 पे। तो हम मिले ही नहीं, ना रीडिंग वीडियो में कुछ नहीं। फोन आया कि भाई हाँ क्या सेट पे मिलेगा क्या? इसमें ये लग रहा था, तेरे को क्या लगता है? हाँ ठीक है ना, ऐसा कर लूं। एंड गाइस इस सीन में कालीन भैया शरद को अपना प्रतिबिंब बताते हैं और प्रतिबिंब माने रिफ्लेक्शन। हमारा प्रतिबिंब शरद शुक्ला। और अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो कालीन भैया के लेफ्ट हैंड पे ये वॉच होती है और सेम शरद के भी लेफ्ट हैंड पे वॉच होती है और कालीन भैया ने राइट हैंड पे ये धागा बांधे थे और सेम शरद ने भी बांधा था। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कालीन भैया ने अंदर डार्क ब्लू कलर का कुछ पहना था और बाहर ये ब्लैक वेस्ट कोट पहना था और सेम शरद ने भी अंदर ये डार्क ब्लू कलर का कुछ पहना था और बाहर ये ब्लैक कलर का वेस्ट कोट पहना था। मतलब मेकर्स ने सच में कालीन भैया का रिफ्लेक्शन दिखाया। और शरद जिंदा है या सच में मर गया या फिर ये सब एक प्री प्लान्ड है, वेल इसके बारे में हम पार्ट 2 में बात करेंगे और वहाँ पर मैं आपको बहुत सारे हिडन डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। और तब तक आप कल्कि का हिडन डिटेल वीडियो एंजॉय कर सकते हो। और हाँ, वहाँ पर मैंने बताया था कि भैरवा के आर्म पे ये जो टैटू है इसका एक नेम और एक डीप मीनिंग है जो कि मूवी से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर से जाकर देखो। और हाँ, मैं मिलता हूँ आपसे वहीं पे।